चल आनस मत देखो। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर की। तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर किसे कहा गया? यानी जिनका लाभ का हिस्सा संचित किया जाता है। किसी वर्ष लाभ नहीं हुआ या कम हुआ, उस साल बांटा नहीं गया, तो अगले साल में आपको लाभ इकट्ठा करके मिल जाएगा। अगर आपके पास ऐसा प्रेफरेंस शेयर है जिसमें लाभ को संचित किया जाता है तो उसको कहते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, संचयी पूर्वाधिकार अंश। और संचयी पूर्वाधिकार अंश जिसमें लाभ को संचित नहीं किया जाता है। अगर किसी वर्ष लाभ नहीं हुआ या कम हुआ, नहीं बांटा जा सका, तो अगले साल पिछले साल का लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगले साल सिर्फ उसी साल का लाभ मिलेगा जिस साल की बात कर रहे हो। पिछले साल लाभ नहीं हुआ, पिछले साल का आपके पास लाभ का अधिकारी नहीं है, इसलिए कि आपका लाभ संचित किया नहीं जा रहा है। इससे ऐसे क्या कहते हैं हम लोग है असंचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। फिर बात करते हैं यहाँ पर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर शोधनीय पूर्वाधिकार अंश या विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश या विमोचनीय पूर्वाधिकार अंश। तो किसे कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर? रिडीम करने का मतलब क्या हो गया था? शोधन करने का मतलब क्या बताया गया था? शोधन करने का मतलब बताया गया था भुगतान करना। आगम शोधन खाता पढ़ चुके तुम लोग। आगम का मतलब आय और शोधन का मतलब भुगतान, ये पढ़ चुके सभी लोग। एनपीओ में पढ़ोगे, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आगम शोधन खाते में पढ़ चुके। शोधन का मतलब होता है भुगतान करना, यानी किसी से लोन लिए हो या कुछ पैसा लिए हो तो उनको लौटा देना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग हैं? शोधन करना, रिडीम करना। तो ऐसा प्रेफरेंस शेयर जो कंपनी अपने जीवन काल में शेयर को वापस दे देगी और आपको पैसा लौटा देगी, इसको हम लोग कहते हैं कि अगर आपके पास ऐसा शेयर को कहेंगे शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। यानी कि आपके पास ऐसा शेयर है जिसको कंपनी के जीवन काल में आपको लौटा दिया जाएगा और पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। अगर आपके पास ऐसा शेयर है तो उसको कहते हैं शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। और इस तरह का शेयर जो है कंपनी मैक्सिमम 20 साल से के लिए इशू कर सकते हैं, मतलब 20 साल से अधिक अवधि के लिए इशू नहीं किया जाता है। मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए इशू करती है? 20 साल के लिए। इसका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो होता है वो मैक्सिमम 20 साल के लिए इशू किया जाता है। तो अब तुम लोगों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा तो बता सकते हो कि पूर्वाधिकार अंश अधिकतम अवधि के लिए इशू क्या आता है? 25 साल, 20 साल, 15 साल, 5 साल, 20 साल। क्लियर है? तो मैक्सिमम 25 साल के लिए इसको इशू किया जाता है। 25 साल 20 साल के अंदर 18 में उसको क्या करना होगा? रिडीम कर देना चाहिए, ठीक है ना? और अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश जिनका शोधन, जिसका भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में नहीं करती है, वो कंपनी के समापन पर होगा। जब इक्विटी को दिया जाएगा तब आपको भी दिया जाएगा। अगर ऐसा आपके पास शेयर है जो कंपनी के जीवन काल में उसको रिडीम नहीं कर सकते, भुगतान नहीं किया जा सकता है, वापस नहीं किया जा सकता है, तो उसको कहेंगे अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश बोलेंगे, ठीक है? अब आते हैं यहाँ पर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश या परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। तो परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश या परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश यानी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर किसे कहेंगे? कन्वर्ट का मतलब जानते ही हो, बदलना, परिवर्तन करना। अगर आपके पास ऐसा प्रेफरेंस शेयर है कि उसको बदल करके आप इक्विटी ले लो, डिवेंचर ले लो, या कोई नई वेराइटीज़ का शेयर निकल रहा है, उसको बदल करके आपके पास इतना पावर है कि उसको बदल करके दूसरा शेयर ले सकते हो, तो इसका मतलब आपके पास जो प्रेफरेंस शेयर वो कौन सा है? कन्वर्टेबल। कौन सा है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर यानी कि आपके शेयर के अंदर ताकत नहीं है, वो शक्ति नहीं है, तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जो आपके पास है वही रहो, जैसे बीवी होती है बिल्कुल वही है, मिल गई वही है, बदल नहीं सकते, ठीक है? दूसरी ला सकते हैं। नहीं, हम लोगों को 4 अनुमति है, पछतावा तो नहीं होना चाहिए। जो कर रहा है पछतावा वो गलत है। 4 शादी करे ना, क्या दिक्कत है? और का करे, और का अपना दम है तो करे, खिलाने पिलाने और उसके साथ बीच में इंसाफ करने का वो है, करे। हाँ देखो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस है, देखो जहाँ पर 4 की अनुमति नहीं है, जहाँ पर 4 की अनुमति नहीं है वहाँ पर दूसरी शादी करने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है, और इतना सोचना पड़ता है, चौथी मंजिल में ले जाकर फेंकना पड़ता है, तब जाकर दूसरी शादी करते हैं, पता है कि नहीं? ऐसी हिस्ट्री कि जब शादी करना पड़ा उनको दूसरे थे, तो उसके हिसाब से तो हो नहीं पाएगा, उसको मारना पड़ा, चौथी मंजिल ले जाकर ढके दी अपनी बीवी को, मर गई, दूसरी शादी कर दी। समझा रही है? हाँ, हम लोगों को कोई बात नहीं है। अगर किसी को पसंद है दूसरी लड़की शादी करो, तीसरी पसंद है तीसरी करो, लेकिन शादी ही करो,
फालतू गले करके इधर उधर पार्क में मत घूमो फिरो। हाँ ये बात है, शादी ले करो ना, कोई दूसरी बात नहीं है। खासा गरीब हो। वो तो खोजिए तो चलो ये हो जाएगा हमारे पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल मतलब क्या हो गया था, यानी जिसको कन्वर्ट कर सकते हो बदल सकते हो। नॉन कन्वर्टेबल जिसको नहीं बदल सकते। अली अब आते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल, भागयुक्त पूर्वाधिकारांश। तो किसे कहते हैं भागयुक्त पूर्वाधिकारांश, किसे कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल? हैं किसी चीज को नहीं कहते हैं, कौन किसी चीज को नहीं कहते हैं। यानी जिनको लाभ के अतिरिक्त लाभ मिलने का अधिकार हो, यानी लाभ के अतिरिक्त लाभ मिलने का अधिकार हो, एक्स्ट्रा अतिरिक्त लाभ पाने का अधिकार हो, उसको क्या कहेंगे? अब क्या मतलब है उसको भी समझो। कभी प्रेफरेंस शेयर को अगर कहीं लिखा पड़ा वो देखे होगे तुम लोग, और पकड़ेगा अगर कहीं लिखा पड़ा देखो ऐसे लिखा रहता है 8% प्रेफरेंशियल, 10% प्रेफरेंशियल, 9% प्रेफरेंशियल, 11% प्रेफरेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जितना पैसा लगाओगे उस पर इतने परसेंट के हिसाब से आपको लाभांश दिया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा। 10% लिखा हुआ तो 10% आपको मिलेगा पक्का। 11% अगर आपके पास लाभांश है, 11% प्रेफरेंस रख दिया तो पक्का आपको 11% आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर प्रॉफिट खूब ज्यादा हो गई, खूब प्रॉफिट हुई तो 10% को निश्चित था दे दिया गया, बाकी जितना बचेगा सब किनका है? किनका है? इक्विटी शेयरहोल्डरों का है। बंद कर दीजिए। हाँ 10% अगर लिखा हुआ 10% आपको मिलेगा। अब बाकी लाभ किसको मिलेगा? तो रूल बनाया गया है, ये इंटरनल उसमें बनाया गया, पार्षद अंतर नियम में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये रूल बनाया गया है कि अगर इक्विटी शेयर होल्डरों को 15% से ऊपर दिया जाएगा, मतलब 15 जरूर नहीं है, तय कर सकते हो, 12.5% भी कर सकते हो, 20% भी कर सकते हो, लेकिन उसमें लिखा होना चाहिए, लिख सकते हो कि 15% से ऊपर अगर इक्विटी को दिया जाएगा तो फिर प्रेफरेंस वालों को 2% और एडिशनल दे दिया जाएगा। अगर इनको कुछ दिया जाएगा ज्यादा प्रॉफिट, यानी 15% तक मैक्सिमम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 15% से ऊपर दे रहे हो इक्विटी वालों को तो थोड़ा हिस्सा 1% 2% और प्रेफरेंस वालों को देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ऐसा प्रेफरेंस शेयर है जिसमें आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट अतिरिक्त लाभ और पा सकते हैं, ऐसा आपके पास शेयर है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर बोलेंगे। यानी अपने लाभ के अलावा, अपने लाभ के अतिरिक्त लिखा हुआ है उसमें कि अपने लाभ के अत्यंत लाभ पाने का अधिकार अगर आपके पास है, यानी कि आपको 10% या 11% जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा भी 1-2% और आपको मिलने का अधिकार मिल गया है। तो अगर आपके पास ऐसा शेयर है, क्या रहेगा यहाँ पर? पार्टिसिपेटिंग शेयर रहेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग इसका मतलब जो आपका राइट है सिर्फ उतनी तक मिलेगा, उसके अलावा आपको लाभ पाने का अधिकार नहीं है। बाकायदा इसका नाम निकाल रहा है, ऐसे लिखा रहेगा, देखो क्या क्या लिखा रहेगा, ऐसे 10% पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब ये लिख दिया गया, समझ जाना कि पार्टिसिपेटिंग है तो पक्का इसको 10% मिलना ही मिलना है। अगर लाभ की मात्रा ज़्यादा हो गई और इक्विटी वालों को 15% है या जो भी डिटेल में लिखा हुआ है नाम में 20% से ऊपर मिलेगा तो फिर इनको 2% दिया जाएगा। अगर ऐसा कुछ लिखा होगा तो फिर ये एडिशनल पाने के अधिकारी हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब ये जाएगा कि प्रेफरेंस शेयर जो हमारे पास है या टाइप्स हो गए, क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, संचयी और असंचयी, जिसमें लाभ संचित किया जाता है, असंचित में लाभ संचित नहीं किया जाता है। रिडीमेबल और इरिडीमेबल, शोधनीय और अशोधनीय, यानी कंपनी के जीवन काल में शोधन किया जाएगा और कंपनी के जीवन काल में शोधन नहीं किया जाएगा, कंपनी समापन में शोधन किया जाएगा, उसको अशोधनीय बोलेंगे। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, जिसको परिवर्तन किया सकते हैं और जिसको परिवर्तन नहीं कर सकते। पार्टिसिपेटिंग, जिनको अपने लाभ के अतिरिक्त लाभ पाने का अधिकार होगा और जिनको अपने लाभ के अतिरिक्त लाभ पाने का अधिकार नहीं होगा। ये उसकी पूरी समरी है। ये सबको है। तो ये हमारे पास क्या हो गए? प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स हो गए, कितने प्रकार के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। तो इसको हिंदी में बोलते हैं संचयी पूर्वाधिकारांश, असंचयी पूर्वाधिकारांश,